हेलो स्टूडेंट्स हमने पिछले वीडियो में एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था रेक्टिलिनियर फ्लो ऑफ हीट अलोंग अ मेटल बार, जिसे हम फोरियर इक्वेशन ऑफ हीट फ्लो के नाम से भी जानते हैं। उस टॉपिक को हमने स्टार्ट करते हुए उसका डायग्राम ड्रॉ कर लिया था और बिफोर द स्टडी स्टेट इज रीच्ड के लिए हमने डेरिवेशन जो है वो कंप्लीट करते हुए जनरल इक्वेशन ऑफ रेक्टिलिनियर फ्लो ऑफ हीट अलोंग अ मेटल बार मींस फोरियर इक्वेशन ऑफ हीट फ्लो जो है वो डराइव कर ली थी। सिक्स्थ इक्वेशन तक जो कि हमारे पास निकल के आई थी, करली स्क्वायर थीटा बाय करली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रो एस बाय के करली थीटा बाय करली टी प्लस ईपी बाय के ए इंटू थीटा, ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन थी। पार्ट 1 का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम स्टडी करेंगे इसका नेक्स्ट केस, जब हमारे पास स्टडी स्टेट जो है वो रीच हो जाएगी। जब स्टडी स्टेट जो है वो रीच हो जाएगी तो इस पूरी मेटल बार का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। मींस जो हमने यहाँ पर सेक्शन कंसिडर किया था mn, इसका जो टाइम के साथ वेरिएशन होगा टेम्परेचर का वो हमारे पास 0 हो जाएगा। तो उस केस में ये इक्वेशन जो है वो हमारे पास कैसी बनेगी वही हमने देखना है। तो आप हेडिंग बनाएंगे व्हेन स्टडी स्टेट इज रीच्ड इन दिस स्टेट व्हिच इज अटेन्ड आफ्टर सम टाइम टेम्परेचर ऑफ द सेक्शन mn डज नॉट चेंज विद टाइम। जब आप इस मेटल रॉड के या मेटल बार के एक एंड को हीट करना शुरू कर रहे थे तो ये जो वाला एंड जो था उसका टेम्परेचर ज्यादा था, इस एंड का टेम्परेचर कम था, तो हमारे पास हीट जो है मींस एनर्जी जो है वो हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ फ्लो हो रही थी। तो स्टूडेंट्स कुछ समय बाद क्या होगा, इस पूरी मेटल रॉड का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाएगा। इसका टेम्परेचर कांस्टेंट होने में कुछ समय लगेगा, मींस स्टडी स्टेट को रीच होने में कुछ समय लगेगा। कुछ समय के बाद इस मेटल रॉड का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। मींस ये जो हमने सेक्शन कंसिडर किया था mn, इसका जो टेम्परेचर वेरिएशन होगा विद टाइम वो हमारे पास 0 हो जाएगा। मींस करली थीटा बाय करली टी, थीटा यहाँ पर टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर जो है वो 0 हो जाएगा। ये हमारी 7th इक्वेशन होगी। तो अगर हम 7th इक्वेशन को 6th इक्वेशन में यूज करें तो हमें इक्वेशन फॉर रेक्टिलिनियर फ्लो ऑफ हीट अलोंग अ बार व्हेन स्टडी स्टेट इज रीच्ड हमें मिल जाएगी। तो आप लिखेंगे यूजिंग 7 and 6 वी गेट करली स्क्वायर थीटा बाय करली एक्स स्क्वायर। इसको जब आप 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, इज इक्वल टू ईपी बाय के ए इंटू थीटा। इसे हम स्टार इक्वेशन दे देते हैं क्योंकि इसका आगे हमें यूज करना होगा। अगर हम इस टर्म को इधर लेके आए तो ये टर्म जो है वो माइनस की हो जाएगी, करली स्क्वायर थीटा बाय करली एक्स स्क्वायर माइनस ईपी बाय के ए इंटू थीटा इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये टर्म जो है वो कांस्टेंट है, इसे हम एक कांस्टेंट अल्फा स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे तो आपको मिलेगा करली स्क्वायर थीटा बाय करली एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारी 8th इक्वेशन होगी जहां पर अल्फा स्क्वायर हमारे पास है ईपी बाय के ए। तो स्टूडेंट्स ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस प्रकार की सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 8 इज, इसको सॉल्व करके आपको थीटा की वैल्यू मिलेगी। तो थीटा की वैल्यू जो है वो कुछ इस प्रकार से होगी, यहाँ पर b1 e की पावर अल्फा x प्लस b2 e की पावर माइनस अल्फा x, ये हमारी 9th इक्वेशन होगी जहां पर b1 और b2 जो है वो कांस्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यू जो है हम बाउंड्री कंडीशंस का यूज करके डिटरमाइन कर सकते हैं। वेयर b1 एंड b2 आर कांस्टेंट्स व्हिच कैन बी डिटरमाइंड बाय नोइंग द बाउंड्री कंडीशंस। अब हम बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में और इन b1 b2 कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उन कांस्टेंट्स की जो वैल्यूज निकल के आएंगी उन वैल्यूज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ये सब कुछ हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम इन कांस्टेंट्स b1 b2 की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द बाउंड्री कंडीशंस और वो बाउंड्री कंडीशन जो है वो कुछ इस प्रकार से होंगी। लेट द बाउंड्री कंडीशंस आर फॉर x इज इक्वल टू 0 थीटा इज इक्वल टू थीटा 0। तो हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स जब हमारे पास यहाँ पर हॉट एंड पर जो मेटल रॉड का टेम्परेचर है वो यहाँ पर है थीटा 0, x इज इक्वल टू 0 पर मेटल रॉड का जो टेम्परेचर है थीटा वो हमारे पास थीटा 0 के बराबर है। अगर हम ये मान के चलें कि हमारी मेटल रॉड इनफाइनाइट लेंथ की है, मींस अगर हमारे पास x इक्वल टू इनफाइनाइट हुआ तो उस केस में हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा इस एंड का
वो हमारे पास 0 होगा। तो ये बाउंड्री कंडीशंस हम यहाँ पर यूज करेंगे फॉर x इज इक्वल टू इनफाइनाइट, थीटा इज इक्वल टू 0। यूजिंग दीज बाउंड्री कंडीशंस इन 9 वी गेट, पहले हम x इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू थीटा 0 यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो थीटा की जगह थीटा 0 पुट कर दो और x की जगह 0 पुट कर दो, तो आपको मिलेगा b1 e की पावर 0 प्लस b2 e की पावर 0, e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो थीटा 0 हमारे पास आ जाएगा b1 प्लस b2, ये हमारी 10th इक्वेशन होगी। अब हम x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, थीटा इज इक्वल टू 0 बाउंड्री कंडीशन का यहाँ पर यूज करेंगे, तो आपको मिलेगा 0 इज इक्वल टू b1 e की पावर x की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो e की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, प्लस b2 e की पावर x की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ऊपर हमारे पास इन्फिनिटी मल्टीप्लाई सम कांस्टेंट अल्फा जो है हमारे पास इन्फिनिटी आएगा, आगे माइनस साइन है तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू हमारे पास होती है 0 के बराबर, तो ये टर्म तो पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, तो आपको मिलेगा 0 इज इक्वल टू b1 e की पावर इन्फिनिटी प्लस 0। अब यहाँ पर आ गया 0 इज इक्वल टू b1 e की पावर इन्फिनिटी। अब या तो b1 0 होगा या e की पावर इन्फिनिटी 0 होगा, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा। बट e की पावर इन्फिनिटी जो है वो 0 हो नहीं सकता, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, तो यहाँ पर b1 जो है वो 0 आ जाएगा, तो ये हमारी 11th इक्वेशन हो जाएगी। तो b1 इक्वल टू 0 को हम यहाँ पर पुट करेंगे इस इक्वेशन में, 10th इक्वेशन में, तो आप लिखेंगे यूजिंग 11 इन 10 वी गेट थीटा 0 इज इक्वल टू b1 की जगह 0 पुट कर दिया प्लस b2, तो b2 जो है वो थीटा 0 के बराबर आ गया, ये 12th इक्वेशन हो गई। तो हमारे पास b1 भी आ गया, b2 भी आ गया, तो इन दोनों की वैल्यूज 11 और 12th इक्वेशन से उठा के 9th इक्वेशन में डालेंगे। यूजिंग 11 एंड 12 इन 9 वी गेट थीटा इज इक्वल टू b1 हमारे पास 0 है तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, प्लस b2 हमारे पास थीटा 0 है e की पावर माइनस अल्फा x। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ गई किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस x पर टेम्परेचर कितना होगा मेटल रॉड का, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। और ये इक्वेशन कब हमें मिली है, जब हमारे पास स्टडी स्टेट जो है वो रीच हो चुकी है, जब इसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो चुका है, तो उस केस में थीटा की वैल्यू जो है वो आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर स्पेशल केस डिस्कस करेंगे। स्पेशल केस वही केस होगा जो हमने पार्ट 1 में व्हेन बिफोर द स्टडी स्टेट इज रीच्ड के लिए एक स्पेशल केस डिस्कस किया था। अगर हमारे पास ये मेटल बार इंसुलेटेड हुई, मींस यहाँ से कोई भी रेडिएशन जो है वो रेडिएट आउट नहीं होंगी, मींस यहाँ पर किसी भी प्रकार का हीट लॉस ड्यू टू रेडिएशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। मींस इस केस में मेटल बार की एमिसिव पावर को हम 0 मान सकते हैं, हम ये मान सकते हैं कि ये मेटल बार जो है वो पूरी तरह से इंसुलेटेड है। तो इस केस में हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आएगी वो हमें देखना है। स्पेशल केस रेडिएशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बार इज नॉट अलाउड। अगर इस बार के सरफेस से किसी भी प्रकार का रेडिएशन अगर अलाउ नहीं है, मींस अगर बार इंसुलेटेड है, मींस यहाँ पर किसी भी प्रकार का हीट लॉस ड्यू टू रेडिएशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। मींस अगर एमिसिव पावर ऑफ द सरफेस ऑफ द बार 0 हुआ तो हमारे पास क्या होगा, अगर हम इस 13th इक्वेशन को इस इक्वेशन में पुट करें तो आपको क्या मिलेगा, जो हमारी स्टार इक्वेशन थी। यूजिंग 13 इन स्टार वी गेट, अगर हम यहाँ पर e की वैल्यू को 0 पुट कर दे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो आपको मिलेगा कर्ली स्क्वायर थीटा बाय कर्ली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए क्या करना होगा, इस पार्शियल डेरिवेटिव को खत्म करना होगा। उसके लिए हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन का। अगर हम इस दोनों तरफ इंटीग्रेट करें तो एक डेरिवेटिव जो है वो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कर्ली थीटा बाय कर्ली एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 आ जाएगा। एक और बार इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो कर्ली बाय कर्ली एक्स खत्म हो जाएगा। इंटीग्रेशन जो है वो हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ थीटा, दैट विल बी इक्वल टू c1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में c1x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c2, where c1 and c2 are constants whose values can be determined by using following boundary conditions। अब हमें c1 c2 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। इसके लिए भी हम कुछ बाउंड्री कंडीशंस का यूज करेंगे। पहली बाउंड्री कंडीशन तो यही होगी, x इज इक्वल टू 0 पर थीटा इज इक्वल टू थीटा 0, फॉर x इज इक्वल टू 0 थीटा इज इक्वल टू थीटा 0। और जब हमारे पास x इक्वल टू l होगा, मींस इस एंड का टेम्परेचर को, ये हमारे पास x इक्वल टू l को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर मेटल बार का टेम्परेचर है थीटा 1, तो ये बाउंड्री कंडीशन हम यूज करेंगे फॉर x इज इक्वल टू l थीटा इज इक्वल टू थीटा 1। तो इन बाउंड्री कंडीशंस का यूज करके हम
लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक में इन दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी जब हमारी बार इंसुलेटेड होगी, मींस जब हमारे पास रेडिएशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बार अलाउ नहीं होगा, और वो हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हमें इन कांस्टेंट C1 C2 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग दीज बाउंड्री कंडीशंस। तो आप लिखेंगे यूजिंग दीज बाउंड्री कंडीशंस इन 14 वी गेट, अगर हम x इज इक्वल टू 0 थीटा इज इक्वल टू थीटा 0 बाउंड्री कंडीशन का यहाँ पर यूज करें तो आपको क्या मिलेगा, थीटा की जगह थीटा 0 रख दिया, x की जगह 0 रख दिया, प्लस C2, तो C2 की वैल्यू हमारे पास आ गई थीटा 0। तो एक कांस्टेंट की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है, इसे हम 15th इक्वेशन दे देंगे। अगर हम सेकंड बाउंड्री कंडीशन x इज इक्वल टू l थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 का यहाँ पर यूज करें तो आपको क्या मिलेगा, थीटा की जगह थीटा 1 आ गया, इज इक्वल टू C1 इंटू l प्लस C2। तो अब हमें C2 की वैल्यू पता है थीटा 0, तो हम क्या करेंगे 15th इक्वेशन से थीटा 0 इक्वल टू C2 यहाँ पर पुट करेंगे 16th इक्वेशन में। तो आप लिखेंगे यूजिंग 15 इन 16 वी गेट थीटा 1 इज इक्वल टू C1 L प्लस C2 की जगह थीटा 0 पुट किया, C1 L हमारे पास आ गया थीटा 1 माइनस थीटा 0। तो यहाँ से C1 की वैल्यू आ जाएगी थीटा 1 माइनस थीटा 0 बाय L। तो अगर हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लें ऊपर से तो C1 की वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस थीटा 0 माइनस थीटा 1 बाय L, ये हमारी 17th इक्वेशन होगी। तो C1 की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। तो C1 और C2 की वैल्यूज 15th और 17th इक्वेशन से उठाकर 14th में डाल देंगे। यूजिंग 15 एंड 17 इन 14 वी गेट थीटा इज इक्वल टू C1 की वैल्यू है हमारे पास माइनस थीटा 0 माइनस थीटा 1 बाय L इंटू एक्स, प्लस C2 की वैल्यू हमारे पास है थीटा 0। इसको हम अप्रोप्रिएट वे में कैसे लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू पहले थीटा 0 लिख दिया माइनस थीटा 0 माइनस थीटा 1 बाय L इंटू एक्स। हमने यहाँ पर माइनस साइन कॉमन क्यों लिया था, क्योंकि जो थीटा की वैल्यू होगी वो हमेशा थीटा 0 से कम होगी, क्योंकि थीटा 0 जो है वो x इज इक्वल टू 0 का टेम्परेचर है और x इज इक्वल टू 0 पर टेम्परेचर जो है वो आपका मैक्सिमम रहने वाला है। तो किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस x पर जो टेम्परेचर होगा वो यहाँ के टेम्परेचर से ऑब्वियस है कि कम होगा, इसलिए बीच में माइनस साइन लाना जरूरी था, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस साइन जो है वो कॉमन लिया था। तो ये आपको देगा थीटा की वैल्यू मींस टेम्परेचर एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन की वैल्यू आपको देगा जब रेडिएशन अलाउ नहीं होगी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल बार, मींस जब हमारे पास बार इंसुलेटेड होगी, स्टडी स्टेट रीच हो चुकी होगी, मींस जब एमिसिव पावर ऑफ द बार 0 होगी, तो उस केस में x डिस्टेंस पर टेम्परेचर कितना होगा मेटल रोड का, वो इतना होगा। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास A to Z about rectilinear flow of heat along a bar means Fourier इक्वेशन ऑफ हीट फ्लो। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू थर्मल फिजिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।